हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। तो आज हम सीडीपी सीरीज में अधिगम के नियम के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे? गॉड नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम अधिगम के प्राइमरी लॉ यानी कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अधिगम स्थानांतरण डिस्कस कर चुके हैं, अधिगम वक्र डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन सीडीपी सीरीज जो है, इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको सीडीपी बिल्कुल ही बेसिक से सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे गॉड नियम के बारे में, सेकेंडरी लॉ। देखिए, मैंने अधिगम के नियम के बारे में बताया, मैं पिछली क्लास से थोड़ा सा रिलेट कर लेती हूँ इसको। अधिगम के नियम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी लॉ में क्या होता है? सबसे पहला लॉ जो होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, आप किसी चीज को करने में कितने तत्पर हैं। दूसरा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आप किसी भी चीज को कितनी अच्छे से कितना प्रयास करते हैं, उस चीज को करने में कितना प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, आप जो भी चीज सीखते हैं उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा इन सारे मेथड से, इन सारे नियम दिए हैं कि ऐसे हम किसी भी चीज़ का अधिगम करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉड नियम। गॉड नियम कितने होते हैं? देखिए, प्राइमरी लॉ 3 होते हैं और सेकेंडरी लॉ 5 होते हैं। अधिगम के गॉड नियम 5 होते हैं। ये भी रीट यूपी टेट में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं अधिगम के सीखने के गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। पहला जो होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। किसी भी चीज को सीखने में हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं करते हैं। ये ट्रायल एंड एरर मेथड भी इन्होंने दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दिया है थॉर्नडाइक ने, उसी से ये संबंधित है। देखिए, इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। हम अलग अलग प्रयास करते हैं। सपोज आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी आपके सामने आया, मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। देखिए, 2, 5, 9 एंड 14, ठीक है, ये आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम अलग अलग प्रयास करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ आगे मीन्स कि यहाँ ब्लैंक है, यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। शायद ऐसा हो सकता है 2 2 जा 4 हो सकता है, लेकिन नहीं, ये नहीं यूज़ होगा। तो हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, कैसे हम इस चीज़ को सीखेंगे, कैसे इसका आंसर आएगा। तो अलग अलग मेथड से अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे हम उस चीज़ पे, तब क्या होगा, हम उस चीज़ को अच्छे से सीख लेंगे। जितने ही अधिक प्रयास करेंगे उतने ही अच्छे से हम उस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आ जाता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। देखिए, किसी भी चीज़ को हम जितने छोटे छोटे भागों में बांट के याद करेंगे या फिर सीखेंगे, उतने जल्दी सीख पाएंगे। देखिए, अधिगम का नियम मैं चाहती तो एक क्लास में करवा देती, लेकिन बहुत ही लेंदी क्लास हो जाता, बहुत ही बोरिंग क्लास हो जाता। इस वजह से इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हम पार्ट्स में डिवाइड करके जब सीखते हैं तो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और हम ईजिली उसको सीख लेते हैं। तो इसलिए प्राइमरी लॉ मैंने एक क्लास में डिस्कस किया, सेकेंडरी लॉ एक क्लास में डिस्कस किया। तो वैसे ही जब हम किसी काम को सीखते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे। सपोज आपको बहुत ही लंबा आंसर याद करना हो तो आप क्या करेंगे, एक एक पैरा उसका याद करेंगे, तब वो जाके आपको अच्छे से याद होगा और जल्दी याद होगा। वैसे टाइम भी कम लगता है और जल्दी याद भी हो जाता है। तो इस नियम में थॉर्नडाइक साहब ने यही कहा कि हम किसी भी चीज़ को सीखते वक्त उसको टुकड़ों में करके सीखें, उसके टुकड़े कर दें। देखिए, इस नियम के अनुसार हम पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कार्य अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। किसी भी काम को हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में करके करते हैं तो वो शीघ्र और सरल हो जाता है। तो ये दूसरा नियम है, गॉड नियम। थर्ड बात करते हैं आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसमें क्या कहा गया है, इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमें कोई भी चीज़ नया सीखना हो तो हम उसको पहले अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ के अगर पढ़ेंगे, हम अपने रियल लाइफ से जोड़ के, जैसे कि हम पहले कुछ सीख चुके हैं। सपोज आप मल्टीप्लिकेशन का ले लीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे,
टेबल यूज़ करेंगे और आपको टेबल पहले से याद है, तो जो नया आप सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, टेबल से जोड़ेंगे, तो वो चीज़ आप जल्दी सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप जल्दी सीख लेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं, हम गॉड नियम पढ़ रहे हैं, गॉड नियम हम पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम प्राइमरी लॉ से इसको जब जोड़ के पढ़ेंगे या फिर थॉर्नडाइक के बारे में और मैंने क्या क्या बताया है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, अपने नवीन ज्ञान को, जो भी नया हम सीख रहे हैं उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से, यानी कि पहले जो हम पढ़े हैं उसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे, तो हम कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन है, आत्मीकरण का नियम हम जिसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, एसिमिलेट कर देते हैं दोनों चीज़ों को आपस में, नवीन ज्ञान को और पूर्व ज्ञान को आपस में एसिमिलेट कर देते हैं, आपस में उन दोनों के संबंध बना देते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। देखिए, आप कहते हैं, जैसे एटीट्यूड के बारे में आप सुने होंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी चीज़ को सीखने में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सीखेंगे, सपोज हम जो भी सीखने आ रहे हैं ये हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखेंगे, हाँ हम एक बार पढ़ेंगे, एक बार ये क्लास करेंगे तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी, हम ये सीख जाएंगे। लेकिन आप पहले ही सोच लेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, गॉड नियम तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये हम नहीं सीख पाएंगे, तो आप सीख सच में नहीं पाएंगे, बहुत ही स्लो लर्निंग होगी उस टाइम पे। अगर आप किसी भी चीज़ को सकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को सकारात्मक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। तो इसलिए हमेशा हमारे एटीट्यूड्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए, इसमें लिखा भी यही है कि इस नियम के अनुसार किसी भी काम को सीखने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होती है उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा भी डाउन हुआ, थोड़ा सा भी नेगेटिव वे में गया, तो हम उस काम को बहुत ही ज़्यादा कम सीखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे उसको। तो ये हो गया अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति इसे कहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग जितने भी टर्म्स हैं उसको इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ एटीट्यूड ही कहते हैं, तो ये आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम जिसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। अगर हम पहले कोई चीज़ सीखे हैं, सपोज आप रीजनिंग, जैसे मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन दिया आपको, तो आप वो पहले सीखे हैं, पहले आप कैसे यूज़ करते थे, जैसे कि 2 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 14 दिया है, तो इसको आप पहले अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज़ करते हैं कि यहाँ इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ इंटू 3 कर दीजिए, ऐसे, तो आप पहले ये मेथड यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले आप जिस मेथड से सीख चुके हैं, जो सीख चुके हैं, वो अभी जो सीख रहे हैं उस मेथड से उसको यूज़ करेंगे। पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यानी कि पहले हम जो चीज़ किए हैं उसको हम उसी प्रकार यूज़ करेंगे। सपोज आप पहले कोई चीज़ याद किए हैं और आप उसको रट कर याद किए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को भी, इस टॉपिक को भी रट के याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया क्या, सहचर्य का नियम। हम कैसे उसमें संबंध बनाएंगे, कैसे सहचर्य एसोसिएट करेंगे उस चीज़ को। जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे आप सीखे हैं वैसे ही आप क्या सीखने की कोशिश करेंगे, आगे कोई चीज़ आता है तो वैसे ही आप सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से सॉल्व किया, तो अगर आपके सामने दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप उसी प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है सहचर्य का नियम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम एक ही सॉल्यूशन से सॉल्व हो, एक ही तरह के हमें सॉल्यूशन मिले। तो ये होता है सहचर्य का नियम, जब हम इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। जैसे आप पहले उस क्रिया को किए हैं, वैसे ही कोई और परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो ये हो गया सहचर्य का नियम। तो ये हो गया हमारे गॉड नियम। गॉड नियम कितने होते हैं, तो गॉड नियम 5 होते हैं, और प्राइमरी लॉ यानी कि प्रमुख नियम कितने होते हैं, तो प्रमुख नियम 3 होते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है, गॉड नियम और प्रमुख नियम के नंबर्स यानी कि कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है। और पहले गॉड नियम बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता था,
लेकिन अब जितना ही ज़्यादा कंपटीशन हाई हो रहा है, आप सीटेट का भी लेवल देखें तो वही बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से गॉड नियम भी पेपर में पूछा जाने लगा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही सेशंस के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।